गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप सब लोग। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, तो जो रह गए थे उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे ये हो गया था आपका, सेकंड भी हो गया था। तीसरे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी समझते हैं ना, एक तो क्या होता है लंबे पौधे के लिए टी, ये समयुग्मजी हो गया। विषम युग्मजी क्या हो गया, ये हो गया एक कैपिटल और एक स्मॉल। ठीक है, तो ये विषम युग्मजी हो गया। या एक विषम युग्मजी क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। कि एक एक्स तो क्या है फीमेल के लिए समयुग्मजी है, इसमें एक्स वाई पुरुष के लिए क्या है, विषम युग्मजी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है तो कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से होगा, देखिएगा इसमें एक फॉर्मूला लगता है कि कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए अगर विषम युग्मजी है तो हम क्या करते हैं 2 की पावर n। ठीक, और स्थल क्या हो गया, n बराबर 6 हो गया। ठीक है, यानी इसको 2 की पावर n करके एक सूत्र होता है। और जितने भी स्थल दिए, माना सपोज कि इसमें 2 स्थल दिए तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, 3 दिए 2 की पावर 3 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हमें कितने हैं, 6 मिल रखे हैं। क्या कह रहा है ये कि 6 स्थलों के लिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। तो इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। होता है ना 2 2 जा 4, मैथ्स में पढ़ते हैं जैसे आप 2 2 जा 4, 8 16 और 64। तो इसमें जो नए युग्मक बनेंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे, 64 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परीक्षार्थी परीक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले भी बताया गया है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। परीक्षार्थी परीक्षण क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है ना, जैसे हमने ये किया था लंबे मटर के पौधे क्रॉस कराया था स्मॉल मटर के पौधे। ठीक है, तो सारी जनरेशन क्या थी, संकर थी, यानी कि लंबी थी। फिर हम F2 पीढ़ी में भी कर रहे हैं, कुछ हमको क्या मिलते हैं, संकर मिलते हैं इस तरीके के, कुछ हमको छोटे मिलते हैं। ठीक है, तो इनको देखकर, ये वाले को खास तौर पर संकर को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि इसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, फिनोटाइप को देखिए, फिनोटाइप का मतलब क्या है कि देखकर किसी चीज़ के बारे में पता करना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको जीनोटाइप नहीं पता है। ठीक है, तो फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी के जो लंबे पौधों का जीनोटाइप है, ठीक, उसको किससे कर देते हैं, रिसेसिव से, यानी कि जो अप्रभावी गुण है उससे क्या कर देते हैं, हम उसको क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, संकर पौधे कह रहे हैं। परीक्षार्थी परीक्षण में क्या करते हैं, हम कोई भी संकर को किससे करा रहे हैं, रिसेसिव से। रिसेसिव क्या हुआ, अप्रभावी गुण। ठीक है, तो संकर हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव में हमेशा अप्रभावी है तो क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा टी, और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा स्मॉल टी। यानी कि 50% क्या होंगे, अप्रभावी वाले होंगे शुद्ध बौने पौधे, और 50% क्या होंगे, संकर। समझ गए बात को, 50 कैसे होंगे, संकर होंगे, और 50% कैसे होंगे हमारे पास, शुद्ध बौने। यानी कि जो इसका अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:1। तो परीक्षार्थी परीक्षण में हम क्या करते हैं कि हमको क्या है, फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप संरचना ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पुनेट स्क्वायर से देखकर बनाते हैं। ठीक है, और हमेशा जो संकर पौधा है उसका हम क्या कर देते हैं, अप्रभावी जनक से क्या कर देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। तो हमको जो उसका रेशियो है हमेशा 1:1 ही मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम समझाइए। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम तो आपको बहुत बार बता दिया है, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, ये हमने किसके लिए लिया था, लंबे शुद्ध मटर के लिए लिया था।
ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिया था, कैपिटल स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे के लिए लिया था। तो हमने क्या करा था, दोनों के बीच हम जब क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, F1 जो पीढ़ी है उसमें क्या मिल रहा है, संकर पौधे मिल जाते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, संकर लंबे होते हैं। कैसे होते हैं, संकर लंबे होते हैं। ठीक है। और ये F1 पीढ़ी में मिल रहे हैं। तो जो F1 पीढ़ी में प्रभावी गुण दिखता है वही क्या कहलाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है या प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है। एक संकर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने एक जोड़ी विपर्यासी गुणों को लिया है। एक जोड़ी विपर्यासी क्या हुआ, एक तो शुद्ध लंबा हो गया और दूसरा क्या हो गया, शुद्ध बौन। तो जो लंबापन क्या है, प्रभावी लक्षण शो कर रहा है, तो इसलिए F1 पीढ़ी में क्या हो जाएगा, वही प्रभावी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पेनेट वर्ग बताएं। ठीक है। तो क्या कह रहा है, समयुग्मजी मादा, ठीक, और विषमयुग्मजी नर। ठीक। समयुग्मजी मादा, तो इसको हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं पहले। ठीक है। और इस साइड को हम क्या लेते हैं, मेल को लेते हैं, और इधर इस साइड नीचे की ओर फीमेल को लेते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो फीमेल है वो कैसी है, समयुग्मजी है। ठीक है। तो समयुग्मजी के लिए हम क्या लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेते हैं। और नर कैसा है, विषमयुग्मजी है, तो ये संकर होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसका और इसका कर देंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टी आ जाएगा, ये और ये। तो इसमें भी क्या रेशियो आ रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला तो क्या है, दोनों संकर हैं। ये दोनों आपको संकर दिख रहे हैं ना, ये। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, शुद्ध बौने हो गए। तो इसका भी जो रेशियो आया वो कितना आया, 1:1। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर क्या कर रहे हैं कि एक समयुग्मजी मादा है, समयुग्मजी का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है। टी या ये समयुग्मजी एक से होने चाहिए दोनों। ठीक है। जैसे XX, ये सब समयुग्मजी। विषमयुग्मजी क्या हो गया, XY विषमयुग्मजी हो गया, टी ये विषमयुग्मजी हो गया। समयुग्मजी मतलब एक जैसे, विषमयुग्मजी मतलब अलग अलग। ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, इस तरीके से आएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि पीले रंग वाले लंबे पौधे, ठीक है, पीले बीज वाले लंबे पौधे जिनका जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल T स्मॉल t का संकरण हरे बीज वाले स्मॉल y और कैपिटल T और T के पौधों से कराने पर किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, बनाया है मैंने आपके लिए यहाँ पे। ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक पीले बीज वाले लंबे पौधों का जो हमको इसने जीनोटाइप दे रखा है वो क्या है, कैपिटल YTT। ठीक है। कैपिटल Y, एक कैपिटल Y है, एक स्मॉल y है, और एक T है और एक T है। ठीक है। तो अब हम इसके क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने युग्मनज निकालें, क्या होता है देखिए, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या आएगा, YT कैपिटल Y स्मॉल t। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, Y और T, और फिर इसका फिर इसका और इसका। तो हमको यहाँ पे 4 युग्मक मिल जाएंगे। ठीक हो गया। इसी प्रकार क्या होगा, दूसरे का कराएंगे तो उसमें भी क्या होगा, युग्मक हमको मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, स्मॉल y और कैपिटल T स्मॉल t। तो इसका भी हम अगर युग्मक निकालेंगे तो कैसे बताया था आपको, इसका इससे कर लेंगे। ठीक है। फिर इसका और इसका कर लेंगे। देखिए पहले वाले का क्या आया, स्मॉल y कैपिटल T। ठीक है। दूसरे का इससे कराएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल y और स्मॉल t। इसका और इसका कराएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल y कैपिटल T। इसका और इसका कराएंगे तो स्मॉल y स्मॉल t। तो 4 युग्मक इसके बन गए इधर और 4 युग्मक इसके बन गए। तो फिर हमने इसको क्या करा है, इस तरीके से पुनेट स्क्वायर में क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस कराएंगे तो पहले वाले खाने में क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल Y स्मॉल y TT। ठीक है। और इस तरीके से ये चारों ही आ जाएंगे। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका वो आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखे हैं
जो डार्क पीले ये वाला और ये वाला, ये तो कैसे हैं आपके पीले बौने पौधे, ठीक है, पीले बौने पौधे। और ये जो डार्क हरा कर रखा है ये कैसे हैं, हरे बौने हैं। और बाकी हमको 6 लंबे पीले मिलेंगे, ठीक है, 6 लंबे पीले मिलेंगे और 6 लंबे हरे मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 लंबे हरे और 6 हरे बौने मिलेंगे। ऐसे ही ऊपर क्या मिलेंगे, 6 लंबे हमको पीले मिलेंगे और क्या मिलेंगे, 2 बौने मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप जूम करके देख लीजिएगा, इसको कॉपी में भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक पीले बीज वाले लंबे पौधे, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी टी, ये संकर दे रखा है इसमें, ठीक है। अगर वैसे लेते तो क्या आना चाहिए था हमारा, कैपिटल वाई और टी टी आना चाहिए था ना इसका जीनोटाइप, लेकिन यहाँ पे ये संकर दे रखा है इसने, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल, तो ये किसके लिए हो रहा है, संकर के लिए दे रखा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, हरे के लिए, वो भी संकर दे रखा है। तो इसलिए हम इसके क्या करेंगे, पहले इस तरीके से दोनों के युग्मनज युग्मक निकालेंगे और दोनों को फिर क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे। तो इस तरीके से हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, 6 लंबे पीले, 6 पीले बौने, 2 पीले बौने जो ये डार्क कर रखे हैं और 6 हरे लंबे और 2 हरे बौने बौने, ठीक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस, ठीक है, मेल से और फीमेल से किया गया। मान ले 2 स्थलों पर वो क्या है, सहलग्न है, तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है 2 विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस, विषम युग्मजी जनक हैं और उनका क्रॉस मेल और फीमेल दोनों से ही कराया जाता है। तो 2 स्थलों के लिए वो क्या है, सहलग्न है, ठीक है। तो उसमें पीढ़ी में क्या फिनोटाइपिक लक्षण होंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले भी बताया है कि T.H. मॉर्गन ने क्या लिया था, पीला शरीर और क्या लिया था, श्वेत आंखें ली थी, ठीक है। तो उसमें और दूसरा हमने क्या लिया था, पीली बॉडी ली थी। तो उसमें ये आपको पहले करा रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर से इसको देख लीजिएगा। तो इसमें जो लिंग सहलिंग लक्षण आते हैं वो कैसे आ जाते हैं कि इसमें रिकॉम्बिनेंट तो क्या बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, बहुत कम बनते हैं। और जो सहलग्न होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका कि 2 स्थलों पर अगर संलग्न होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका किसका आ जाएगा, T.H. मॉर्गन का जो आपको मैंने भेजा था वही वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। कि इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से कि हमने 2 चीज़ें ली थी, ठीक है। एक तो हमने क्या लिया था, पीला शरीर लिया था, ठीक, और श्वेत आंखें ली थी। दूसरे में हमने भूरा शरीर लिया था और लाल आंखें ली थी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो संयोजन आया था वो क्या आया था, एक तो 1 रेशियो आना क्या चाहिए था, वैसे 9:3, 3:3, 3:1 आना चाहिए था, बट ये यहाँ पर ऐसा नहीं आता है। 1:3 इसमें नए संयोजन बनते हैं और 28:3 इसमें क्या बनते हैं, वैसे बनते हैं, सहलग्न वाले बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका, सहलग्नता के लिए हो रहा है, ठीक। 29 था, नहीं 29 में 27.3 था मेरे ख्याल से, 37.2, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये क्या है, इसके सहलग्नता की क्या हो गया कि ये सहलग्नता ज़्यादा मात्रा में आएगी, ठीक है। और जो पुनर्योगज DNA होते हैं, यानी कि जो न्यू रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, उनका रेशियो था 1:3, ठीक है। लिया किस में था हमने, ये पीला शरीर और श्वेत आंखें, ठीक है। क्या था हमारे पास, पीला शरीर हो गया और ये क्या थी, श्वेत आंखें, ठीक। दूसरा हमने लिया था इसमें भूरा शरीर और लाल आंखें ली थी, ठीक है, लाल आंखें ली थी। तो हमारे पास जो नए रिकॉम्बिनेंट बन रहे थे, रेशियो ऐसे क्या आना चाहिए था, मेंडल के सेकेंड लॉ के अनुसार आना चाहिए था 9:3:3:1 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो आया था वो कैसा आया था, क्योंकि ये सहलग्न है तो सहलग्नता के लिए जो इसमें रेशियो आया था वो आया था आपका 37:2,
ठीक है। तो ये क्या है, एक ही जोड़े सहलिंगने है ना, एक साथ आएंगे, तो इसलिए क्या हो गया, अलग अलग नहीं हुए। जैसे पैतृक थे वैसे ही क्या हो गए, संतति में आ गए। और जो नए रिकॉम्बिनेंट बने यानी कि नए संयोजन बने, जैसे कि यहाँ पे बन रहे थे, तो इसमें क्या होगा, बहुत कम नए संयोजन बनते हैं, 1:3। ठीक है। तो ये आपको मैंने सहलग्नता वाले में बता रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी.एच. मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है। टी.एच. मॉर्गन क्या थे, जिन्होंने फल मक्खी, मॉर्गन के ने फल मक्खी, ठीक है, ड्रोसोफिला में क्या करे थे, बहुत सारे टेस्ट किए थे, जिसमें से एक उनका मुख्य भी इससे पहले जो हम पढ़े थे, सहलग्नता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है। सहलग्नता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था एक तो उन्होंने। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि जो जीन होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ठीक है। पहला तो उन्होंने क्या लिखा, सहलग्नता का सिद्धांत दिया, जो इससे पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे। दूसरा क्या कहा कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र में लगे रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करी, और 1926 में इन्होंने द थ्योरी ऑफ जीन करके, ठीक है, द थ्योरी ऑफ जीन की किताब लिखी, जिसके लिए, इस बुक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया। तो इनका जो मुख्य है वो क्या है, सहलग्नता के सिद्धांत दिए थे इन्होंने एक तो। दूसरा क्या कहा कि इन्होंने जो जीन होते हैं वो कहाँ लगे रहते हैं, गुणसूत्र में लिखे रहते हैं। और इनको फ्लाईमैन भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो फल मक्खी है ड्रोसोफिला, उसमें बहुत सारे अपने प्रयोग किए थे। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंशावली विश्लेषण क्या होता है, या विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है। तो अभी परसों ही हाल में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मानव जाति में वंशावली के अध्ययन को क्या कहते हैं, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। जिसमें हम इस तरीके से ले रहे थे, स्क्वायर वाला जो था वो किसके लिए था, आपका नर के लिए था। गोल वाला किसके लिए था, मादा के लिए था। अगर इन दोनों के बीच में एक लकीर आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, कपल है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा था। और अगर गोल है, इसके बीच में आधा है, तो ये क्या है, वाहक है। ठीक है। इस तरीके से हमने वहाँ पर देखा। तो वंशावली विश्लेषण में क्या करते हैं, हम 4-5 पीढ़ियों का अध्ययन भी कर सकते हैं, आदल पीढ़ियों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो उसका जो आरेख उसका बनता है, उसको हम क्या कहते थे, वंशावली विश्लेषण कहते थे। ठीक है। जैसे इसमें एक दिखा देते हैं आपको, सहलग्नता वाला। ठीक है। जैसे हमने परसों क्वेश्चन किया था कि हमने कहा था कि एक नॉर्मल नर की शादी किससे हो रही है, वाहक स्त्री से हो रही है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन दोनों की शादी है तो बच्चे होंगे। तो क्या हो गया, देखिए, नर तो कैसा है, नॉर्मल है। ठीक। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि जो वाहक स्त्री होती है वो क्या करती है, उसकी 25 जो लड़कियां होंगी वो कैसी होंगी, वाहक का कार्य करेंगी। लेकिन जो लड़के होंगे उसमें से 25% लड़के कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और 25% में क्या आ जाता है, ये रोग आ जाता है। तो जिसमें ये रोग आ जाएगा वो हिस्सा कैसा हो जाएगा, आपका कलर्ड हो जाएगा। और फिर जो दूसरी जो लड़की आएगी वो कैसी होगी, आपकी वो नॉर्मल होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 3-4 जनरेशन या 8-10 जनरेशन का इस तरीके से आरेख खींचते। तो उसको ही हम, उसमें हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न जो रोग हैं उनका क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो वंशावली जो विश्लेषण है वो क्या है, किस लिए आवश्यक है, उसमें हम सामान्य जो रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, शुगर है, कैंसर है, इस तरीके के जितने भी रोग हैं लिंग सहलिंग वाले, हीमोफीलिया, तो उन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम अन्य जीवों की तरह मानव पे तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन हम उसका एक आरेख बनाकर उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि मे बी ये इससे आया होगा करके। ठीक है। और आजकल जो नई हमारी टेक्निक है उसके द्वारा हम इसको नेक्स्ट जनरेशन में होने से रोक भी सकते हैं। इसलिए इनका क्या करा जाता है, वंशावली विश्लेषण तैयार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि किस तरीके से होता है। ठीक है। जैसे हमने कहा था कि वहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 44 XX, ये मेल के लिए होते हैं, सॉरी फीमेल के लिए होते हैं। और 44 + XY ये किसके लिए होते हैं, मेल के लिए होते हैं। तो अगर हमको इसका युग्मक बनाना है तो इसको जस्ट हाफ होना पड़ेगा, 22 +
क्या हो गया, y हो गया, और एक x इस तरीके से बनेगा 22 + x। तो दो युग्मक हो गए, ये भी n है और ये भी n है। इसी तरीके से इसमें भी बन जाएंगे, n क्या होगा 22 + x, एक n ये बन गया, एक 22 + n। तो इस तरीके से युग्मक बनेंगे। दोनों युग्मक जब आपस में क्रिया करते हैं तो फिर से वो रेशियो क्या हो जाता है 44 + xx। तो इसका मैंने आपको फोटोग्राफ भी भेजा था, तो वहाँ पर से इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें आपका कि शिशु का रुधिर वर्ग O है और पिता का रुधिर वर्ग A है और माता का B है। तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए, ठीक है। तो सह प्रभाविता क्या हुई, जो साथ साथ आती है। जैसे हमने लिया था कि एक हमने लाल पौधा ले लिया, लाल फूल वाला, एक वाइट दे दिया। तो पहली जो जनरेशन है दोनों ने अपने जो लाल कलर है वो क्या होना चाहिए था, डोमिनेंस होना चाहिए था, लेकिन वो डोमिनेंट ना होकर क्या कर देता है, दोनों रंगों को मिलाकर कैसा रंग दे देता है हमको, गुलाबी रंग दे देता है। तो ये क्या हो गया आपका सह प्रभाविता। यह हमने कहा था कि जो रक्त समूह ए है और रक्त समूह बी है, ठीक है। तो प्रभावी तो दोनों ही प्रभावी हैं इसमें, लेकिन ये दोनों अपने कैरेक्टर क्या करते हैं, एक साथ कोडोमिनेंस के सह प्रभाविता के साथ दिखा देते हैं। तो जो नेक्स्ट इनका बेबी होगा उसकी इन दोनों की जितनी भी संतानें होंगी सारे वो ब्लड ग्रुप ए बी वाली होंगी, क्योंकि ए इसके पास है, बी इसके पास है, दोनों ही कोडोमिनेंस शो करते हैं। और तो जो नेक्स्ट इनके जो जितने भी बच्चे होंगे वो सारे ही ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी का पार्ट दूसरा पूछ रहा है, ये अपूर्ण अप्रभाविता क्या होती है, ठीक है। तो अपूर्ण क्या हुआ कि जिसमें जैसा हमने देखा था कि जो मिराबिलिस जपाला था, ठीक है, मिराबिलिस जपाला शुरू में बताया था मैंने आपको। तो उसमें क्या होता है, एक लाल पुष्प वाला हम फूल लेते हैं, एक दूसरा सफ़ेद वाला लेते हैं। तो जितने भी फूल बनते हैं उसमें सारे ही क्या आ जाते हैं, गुलाबी आ जाते हैं। लेकिन जब हम फिर से उसका क्रॉस कराते हैं तो फिर उनका जो अनुपात होता है वो कैसा आ जाता है, 1:2:1, यानी कि एक जो 25% है वो लाल हो जाते हैं और 50% गुलाबी ही रहते हैं, और 25% कैसे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अपूर्ण अप्रभाविता, ठीक हो गया। किस में दिखता है, ये मिराबिलिस जपाला में दिखता है, ठीक है। और ऊपर हम किसकी बात कर रहे थे, सह प्रभाविता की बात कर रहे थे, ठीक है। सह प्रभाविता मतलब कि दोनों के मिले जुले गुण हमेशा आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें तो क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, लाल गुलाबी और सफ़ेद बन रहा है, तो ये अपूर्ण दिखा रहा है मिराबिलिस जपाला। लेकिन ऊपर जब हमने क्या करी थी, कोडोमिनेंस सह प्रभाविता की बात करी थी, तो हमने रक्त समूह ए बी की बात करी। तो वो हमेशा ही क्या होगा, अगर रक्त समूह ए वाली माता होगी, बी वाला पिता होगा, तो सारे ही संतान उसके कैसे बनेंगे, ए बी ही वाले बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिंदु परिवर्तन क्या होता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ये आपको मैंने अभी रिसेंटली कराया कि बिंदु परिवर्तन क्या होते हैं, कि जीन के क्षारीय अनुक्रम में होने वाले परिवर्तनों को जीन परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब भी पढ़ा रखा है आपको, तो आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। तो इसको करा था सटन और बावेरी ने। किसने, सटन और बावेरी ने, ठीक है, बावेरी ने। कब किया था, 1902 में, ठीक है। तो वंशावती के क्रोमोसोमवाद को जो सिद्धांत था उनका, वो किसने दिया था, सटन और बावेरी ने दिया था। कब दिया था, 1902 में दिया था, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया, सटन और बावेरी ने दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका, किन्हीं दो अलिंग सूत्री आनुवांशिक विकारों का उनके लक्षण सहित उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आनुवांशिक बीमारियां अभी अभी आपको पढ़ाई हैं, कल ही पढ़ाई थी बल्कि। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, क्या पूछ रहा है आपको, दो अलिंग सूत्री आनुवांशिक विकार, ठीक है, अलिंग होने चाहिए वो। तो इसमें क्या हो गया आपका, एक तो आपका आ सकता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एक आपका क्या आ जाएगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहे थे, 21वें जोड़े ऑटोसोम में, ठीक है, 21वें जोड़े ऑटोसोम में क्या हो रहा था,
सोम में क्या हो रहा था कि एक एक्स्ट्रा प्रति आ जा रही थी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा प्रति के आने से इसका फॉर्मूला क्या हो जा रहा था, 2n+1। तो यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम है उनकी संख्या कितनी हो जा रही थी, 47 हो जा रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति होता है या बच्चा होता है उसका ललाट कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी होती है, हाथ पांव चपटे हो जाते हैं, हथेली पर एक ही रेखा होती है, मुंह हमेशा खुला रहता है, जीभ कटी फटी होती है और ये मानसिक रूप से अस्वस्थ होती है, ठीक है। तो ये क्या था आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक। दूसरा जो इसका उदाहरण है वो क्या है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या हो रहा था कि जो हमारा जो रोगी व्यक्ति था, एक ये क्या है उपापचय से रिलेटेड एक बीमारी है, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया उपापचय से रिलेटेड एक बीमारी है। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि जो फिनाइल एलेनिन है उसको किस में बदलना था आपको, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलना था। उसके लिए एक एंजाइम लगता था जो कि उत्परिवर्तन के कारण एंजाइम नहीं बन पा रहा था, ठीक है ना। तो नहीं बन पा रहा था तो उससे क्या हो रहा था, इसमें हम एक तो क्या होता है व्यक्ति को मानसिक दुर्बलता आ जाती है। दूसरा जो फिनाइल पायरुविक अम्ल के व्युत्क्रम बनते हैं वो क्या होते हैं हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होती है हमारी शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। और फिनाइल जो ये एलेनिन है ये क्या होता है वृक्क द्वारा क्या होता है शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसलिए क्या हो रहा है मूत्र के द्वारा या यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अलिंग रोग आपके क्या क्या हो गए, डाउन सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया तो लिंग सहलिंग होता है। यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, अलिंग रोग पूछ रहा है, ठीक है। तो दो क्या हो गया आपके, एक तो डाउन सिंड्रोम हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है बच्चों। तो इतना इस काम को आप कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। सभी लोग काम करें ऐसी अपेक्षा आप लोगों से। थैंक यू।